दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन। विटामिन के मैंने पहले 2 लेक्चर बना दिए हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो उनसे संबंधित कौन से रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। जो भी बेसिक नॉलेज है मैंने सभी लेक्चर 1 में दी है। लेक्चर 2 में मैंने विटामिन ए और विटामिन डी को डिटेल में डिस्क्राइब किया है, उनसे होने वाले हमारे शरीर में जो फ़ायदे हैं, जो नुकसान हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने बताया है। जो भी बीमारियां विटामिन ए और डी की कमी से होती हैं उनको मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जाके देख सकते हो। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ई और विटामिन के को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में यही पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। आप इनको भी याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन ई को। सबसे पहले हम समझते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। अब हम देखते हैं कि विटामिन ई के स्रोत कौन से हैं। तो जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं जैसे सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, मछली का तेल, ये सभी विटामिन ई के स्रोत हैं। मांस, दूध, सूखा मेवा और गेहूं, साथ ही साथ ये भी विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने गए हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं विटामिन ई के बारे में। पहला फैक्ट ये है कि इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, इसका जिनके और जितने भी विटामिन हैं सभी के आपको रासायनिक नाम याद कर लेने हैं। ये पेपर में पूछे जाते हैं। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में हम बहुत कुछ पढ़ने में लगे रहते हैं लेकिन अक्सर पेपर में रासायनिक नाम ही आ जाता है। सेकंड चीज़ ये कि ये विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये जो विटामिन है हमारी बॉडी में जो लेयर है, त्वचा है जो हमारी, उसको ये फिट रखता है, स्वस्थ रखता है। इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। अब इसे सुंदरता का विटामिन क्यों कहते हैं मैं अभी आपको इसको समझाने वाला हूँ आगे। अब नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी इसे कहते हैं। क्यों? देखो जब बच्चा हो, जब जो एक देखो देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आदमी बच्चा होता है तब उसकी जो सेल्स होती है बिल्कुल नई होती है, धीरे धीरे वो सेल्स पुरानी होती रहती हैं। तो जब वो सेल्स पुरानी होगी तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को वो हार्म भी तो कर रही है। हम कहीं ना कहीं बुढ़े होते चले जा रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो हम उसे बिल्कुल रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें विटामिन है, मिनरल है, खनिज तत्व है, ये सब चीज़ें अगर युक्त अगर हम भोजन करेंगे तो हमारा शरीर यंग बना रहेगा। कहीं ना कहीं हमारा उम्र तो हमारी बढ़ती रहेगी लेकिन शरीर जो है हमारा फिट रहेगा। इसीलिए कहते हैं इसे सुंदरता का विटामिन। साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कोशिकाएं वो तो क्षतिग्रस्त होती होती हैं, साथ ही साथ जो हमारा लाइफ स्टाइल है या जो हमारा भोजन करने का तरीका है, जैसे अगर हम पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं या हम दारू का सेवन करते हैं, तो जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, मसाला खाते हैं, दारू का सेवन करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारे शरीर को हार्म करती हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी को डिटॉक्स होने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम क्या करें, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, आप नेचुरल चीज़ों में कोई भी फ्रूट ले लो, कोई भी फल ले लो, कोई भी सब्जी ले लो, वो सभी चीज़ें अगर आप सेवन करोगे तो हमारी बॉडी फ्रेश रहेगी। जो हमारी सेल्स हैं वो सही से कार्य करेंगी। देखो हमारी सेल्स जब डैमेज होती हैं तो उनको रिपेयर कौन करता है? रिपेयर करता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन का काम है सेल्स को रिपेयर करना। और जब आदमी की लाइफ स्टाइल सही नहीं होगी तो जल्दी वो थक जाएगा, सेल्स सही से काम नहीं करेंगी, वो मरम्मत नहीं हो पाएंगी, तो वो डेड होने लगेंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो शरीर जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। और अगर हम फिट फाइन रहेंगे, अच्छे भोजन करेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे तो हम अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रख पाएंगे, ज़्यादा यंग रख पाएंगे। हालांकि एज हमारी तो, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है जिससे वो आ, हो सकते हैं 25 या 26 साल के हों पर लगते हैं 35 या 40 साल के लगने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकी एज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो देखने में आपको 25-30 साल के ही लगेंगे। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो अच्छे भोजन का सेवन करते हैं। इसलिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हम ऐसा भोजन करें, जो भी नेचुरल फूड है, जो फल फ्रूट हैं या वेजिटेबल है, इनका अगर ज़्यादा ज़्यादा सेवन करेंगे तो हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। तो इसीलिए इसको सुंदरता का विटामिन कहा गया है। अब देखो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कौन से ऐसे विटामिन है जिनमें ज़्यादा होता है। तो विटामिन सी और विटामिन ई, ये दो विटामिन है, इनमें सर्वाधिक होता है। तो विटामिन सी के स्रोत क्या है? जैसे संतरा है,
आम है, टमाटर है, जैसे पपीता है। ठीक है, विटामिन सी का कोई भी स्रोत या विटामिन ई का जो मैंने आपकी बताया, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, मांस, दूध, जो भी विटामिन ई, सी और ई के जो भी स्रोत हैं, इनमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं विटामिन सी को छोड़ के। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, इसके अलावा सभी विटामिन दूध में पाए जाते हैं। इसके बाद जो उसमें नेक्स्ट फैक्ट है वो है कि कैंसर के बचाव में भी कार्य करता है। तो जो विटामिन ई है ये कैंसर के बचाव में भी कार्य करता है। अब देखो, अगर हमारी बॉडी जो है वो अगर डिटॉक्स नहीं होगी तो हमें बहुत सारे रोग भी होने लगेंगे। उनमें से एक रोग कैंसर भी है। जैसे लोगों के जैसे बाल झड़ने लगते हैं, या हार्ट संबंधी प्रॉब्लम आ जाएगा, या कब्ज संबंधी प्रॉब्लम आ जाएगा, पेट में डायरिया होने लगेगा, या कैंसर होने लगेगा। तो ये जो सभी प्रॉब्लम है ये हमारी बॉडी सही से डिटॉक्स ना होने के कारण होती है। ठीक है, अब देखो इसमें जो अगला फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। अब रिप्रोडक्टिव विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर विटामिन ई की कमी आती है किसी व्यक्ति में या किसी महिला में आती है तो वह पिता या मां बनने में असमर्थ हो जाते हैं। इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं। मतलब अब बांझपन रोग किसमें होता है? औरतों में। मतलब वो मां बनने में असमर्थ हो जाती है। देखो इसमें कमी से होने वाले रोग कौन सा है? पहला है रिप्रोडक्टिव विटामिन है ये, क्योंकि इसकी कमी से फीमेल में बांझपन और मेल में नपुंसकता। अब देखो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा कि इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन क्यों कहते हैं। क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो फीमेल है उसमें बांझपन आ जाएगा। बांझपन मतलब वो मां नहीं बन सकती, और जो मेल है उसमें नपुंसकता आ जाएगी, वो पिता नहीं बन पाएगा अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो। पहला, सेक्स हार्मोन प्रभावित होता है। देखो अगर रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं तो सीधी सी बात है, इसमें जो सेक्स हार्मोन है वो प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं। अब जब वो माँ नहीं बन पा रही है, वो पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेक्स हार्मोन प्रभावित हो रहा है इसमें। अब प्रजनन की समस्या, सेम वही चीज़ है। इसके बाद बंध्यता रोग, बंध्यता रोग भी विटामिन ई की कमी से होता है। अब देखो मैंने ये फैक्ट आपको लिखे क्यों यहाँ पर, क्योंकि पेपर में आपको ऑप्शन कुछ भी मिल सकता है। पेपर में आपको बांझपन भी मिल सकता है, पेपर में आपको नपुंसकता भी मिल सकता है, सेक्स हार्मोन प्रभावित होते हैं, प्रजनन की समस्या होता है, बंध्यता रोग होती है। ये है सभी एक ही चीज़, लेकिन पेपर में आपको कुछ भी दे सकता है। पेपर में आपको दे सकता है कि विटामिन ई की कमी से सेक्स हार्मोन प्रभावित होते हैं, विटामिन ई की कमी से प्रजनन की समस्या होती है, विटामिन हो जाता है। तो देखो आपको कुछ भी मिले, उन सबका मतलब यही है। ठीक है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर और लिख दिया है। अब हम समझते हैं कि बंध्यता रोग होता क्या है। इसकी कमी से, अब देखो इसकी कमी से मतलब विटामिन ई की कमी से दोनों में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। इसमें पुरुष के शुक्राणु एवं शुक्रजन नलिकाएं प्रभावित होती हैं, जबकि स्त्री में निषेचन कुछ समय बाद भ्रूण नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नष्ट हो जाता है। मतलब पुरुष के जो शुक्रजन नलिकाएं हैं वो प्रभावित होती हैं, और स्त्री में निषेचन के बाद जो भ्रूण है वो कुछ समय बाद स्वतः ही नष्ट हो जाता है, जिससे जो स्त्री होती है वो मां नहीं बन सकती, और जो पुरुष है वो नपुंसक हो जाता है, वो पिता नहीं बन सकता। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ई की कमी होती है तो उसके जो सेक्स हार्मोन है वो प्रभावित हो सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अब हम बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है नेप्थोक्विनोन, लेकिन इसे फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। तो अगर आपको पेपर में कोई भी लिखा मिलता है तो दोनों ही सही है, लेकिन आपको ज़्यादातर एग्जामों में नेप्थोक्विनोन लिखा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं विटामिन के स्रोत कौन से हैं। तो विटामिन के का जो स्रोत है वो है पत्ता गोभी, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन वेजिटेबल या हरी पत्तेदार सब्जियां, वेरी इंपॉर्टेंट। टमाटर, पनीर, मांस, दूध, अंडे की जर्दी, पत्ता गोभी आपको याद रखना है। ठीक, विटामिन के है ये ह्यूमन बॉडी में निर्मित होता है। जो विटामिन के है ये ह्यूमन बॉडी में निर्मित होता है, और बॉडी के कोलन में, और ये जो बॉडी है उसके कोलन में निर्मित होता है। बॉडी के कोलन से मतलब क्या है? सबसे पहले होती है आंत। ठीक है, आंत के एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। ठीक है, और बड़ी आंत के भी 3 फैक्टर होते हैं। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, और एक होता है रेक्टम। ठीक है, मतलब ये हो गया आंत, ये होगी छोटी आंत, ये होगी बड़ी आंत,
और ये हो गया सीकम, ये हो गया कोलन, ये हो गया रेक्टम। ठीक है, तो जो कोलन में एक बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये विटामिन के का निर्माण करता है। कहाँ पर? बड़ी आंत के कोलन में, और यहीं पर विटामिन B12 का भी निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, मतलब बड़ी आंत के कोलन में ही विटामिन B12 का निर्माण होता है और विटामिन के का भी निर्माण होता है। तो आप ध्यान रखोगे विटामिन के का निर्माण हमारी बॉडी में होता है और बॉडी के कोलन में, और कोलन कहाँ पे है? बड़ी आंत में। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विटामिन के यकृत के द्वारा प्रोथ्राम्बिन एवं फाइब्रिनोजन के निर्माण में मदद करता है और यह रक्त स्राव रोधी पदार्थ है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे शरीर में अगर रक्त बहने लगता है, सपोज हमारे शरीर में अगर चोट लग गई और चोट लगने के बाद अगर हमारे शरीर से ब्लड निकलने लगा, तो वो जो थक्का बनता है ना, वो थक्का बनाने का काम करता है प्रोथ्राम्बिन या फाइब्रिनोजन। तो ये प्रोथ्राम्बिन है ना, ये कहाँ बनता है? तो ये यकृत में बनता है और इसकी जो हेल्प करता है बनने में वो है विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्राम्बिन नहीं बनेगा, और प्रोथ्राम्बिन अगर नहीं बनेगा तो हमारे शरीर से कंटिन्यू ब्लड निकलता रहेगा और व्यक्ति मर जाएगा। कि मतलब अगर किसी के व्यक्ति के शरीर से ब्लड निकला, अगर कट गया या किसी भी कारण से, तो वो खून नहीं रुकने वाला है, वो बहता रहेगा और व्यक्ति डेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये विटामिन के है तो यकृत में प्रोथ्राम्बिन बनेगा और वो प्रोथ्राम्बिन जो है रक्त का थक्का बनने में सहायता करेगा। इसीलिए यहाँ लिखा है कि ये रक्त स्राव रोधी पदार्थ है। यह चोट पर रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, मतलब यह चोट पर, जो चोट लगी है वहाँ पर ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो समझ लो विटामिन के कितना इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्राम्बिन नहीं बनेगा, और प्रोथ्राम्बिन नहीं अगर बनेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो व्यक्ति डेड हो जाएगा। आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। अब जो आंत है ना, हमारी जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत और बड़ी आंत, आपको मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे भोजन का जो पाचन होता है वो उसकी जो लास्ट स्टेज है वो छोटी आंत ही है। तो जो हमारी आंत है और आंत में जो बैक्टीरिया है वो भी इस विटामिन के का संश्लेषण करते हैं, मतलब हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पाचन को भी ये दुरुस्त करता है। तो विटामिन के यहाँ भी अपनी भूमिका निभा रहा है। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं होता है। इसकी कमी वाले मतलब विटामिन के की अगर किसी में कमी होती है, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने का डर होता है, वह हीमोफीलिया रोग का शिकार होता है। अब देखो, अगर किसी में विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो अब जिनका रक्त नहीं रुकेगा उनके ऑपरेशन में कितनी समस्या आ जाएगी, अब आप समझ सकते हो। यहाँ से देखते हैं विटामिन के की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो कैसे रोग होते हैं। अब आप रोग तो समझ ही गए होंगे ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है रक्त का थक्का नहीं बनता है, जो रक्त है वो कंटिन्यू बहता चला जाएगा। स्लैश हम ये भी कह सकते हैं कि विटामिन के की कमी से रुधिर स्कंदन नहीं होगा या देर से होगा, मतलब रुधिर का जो स्कंदन है वो, मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बहुत देर से होगी या होगी भी नहीं। ठीक है, और इसी को कहते हैं हीमोफीलिया रोग। यही जो रोग होता है इसी को कहते हैं हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग जिसको होता है उसका रक्त का थक्का बहुत देर में बनता है या बनता ही नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो हीमोफीलिया बीमारी है ये एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक बीमारी का मतलब होता है कि ये बीमारी जिस व्यक्ति को है उसको अपने किसी पूर्वज से वो बीमारी मिली है, इसे कहते हैं आनुवांशिक बीमारी। ठीक है, मतलब कि वो उसके दादा नाना में से किसी को वो बीमारी रही होगी तभी वो बीमारी उसको है। अब इसमें एक फैक्ट और है कि हीमोफीलिया रोग होता है उसकी जो वाहक होती है ना वो ज़्यादातर स्त्री होती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो हीमोफीलिया रोग की वाहक होती हैं। और इसमें एक फैक्ट और है कि हीमोफीलिया अगर किसी स्त्री को है तो उसके बेटा और बेटी को हीमोफीलिया नहीं होगा, वो हीमोफीलिया उसके बेटे के बच्चों को भी नहीं होगा, वो हीमोफीलिया उसकी बेटी के बच्चों में होगा। अगर वो हीमोफीलिया किसी स्त्री या पुरुष में है तो वो ज़्यादातर संभावना ये है कि उसकी जो नानी है उसको हीमोफीलिया होगा, मतलब, और जो वो लेडीज़ है उसकी बेटी के बच्चों में होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप समझ गए कि विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं बनता है।
ब्लड प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। अब देखो प्लेटलेट्स क्या होती हैं। प्लेटलेट्स का भी काम यही होता है कि रक्त का थक्का बनाना। जब आप ब्लड को पढ़ोगे तो उसमें 55 से 60% होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी 90% पानी होता है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें होता है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ये भी रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। और अगर विटामिन के किसी के शरीर में नहीं होगा तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं वो 1.5 लाख से नीचे नहीं होनी चाहिए, 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होनी चाहिए। तो अगर प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, कम होने लगती है, तो भी उसके बॉडी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तभी उसके शरीर। और अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो भी उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है और व्यक्ति मर सकता है। अब कैसे? क्योंकि अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो खून बह जाएगा, तो व्यक्ति मर सकता है ना। तो रक्त का थक्का अगर नहीं बनेगा तो व्यक्ति मर सकता है। ठीक हो, प्लेटलेट्स की बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि जो डेंगू बुखार होता है, तो डेंगू बुखार इतना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि डेंगू बुखार अगर किसी को हो जाएगा तो जो उसकी प्लेटलेट्स है ना वो बहुत डाउन होने लगती है। और प्लेटलेट्स अगर डाउन होने लगे इसका मतलब क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। मतलब कि अगर आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा है और कहीं से कील चुभ गई और ब्लड अगर निकलने लगा तो वो कंटिन्यू ब्लड निकलने लगेगा और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि डेंगू बुखार इतना खतरनाक है। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डेंगू बुखार इसलिए इतना खतरनाक है। हालांकि लोग सोचते हैं कि अरे बुखार ही तो है, लेकिन वो बुखार नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमेशा 2.5-3 लाख के बीच में व्यक्ति की अगर रहती है तो अच्छा रहता है। ठीक है। और 1.5 लाख से कभी भी प्लेटलेट्स कम नहीं होनी चाहिए। हमने आज पढ़ा विटामिन E और विटामिन K को, इनसे संबंधित जो रोग हैं, इनके जो स्रोत हैं, सबको हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करो। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि मैं इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।